ओके। नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं वीज़ा पिटिशन अप्रूव होने के बाद की प्रोसेस, उसके बारे में। जब आपका पिटिशन अप्रूव होकर के आ जाता है तो आपको बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव होकर के आ जाता है, उसके बाद आप कभी भी यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस पूरी प्रोसेस का। सबसे पहले जब आपकी पिटिशन अप्रूव होती है तो आपको एक DS-160 और एक प्रोफाइल आपको बनाना होता है, अपने खुद के लिए भी और अपने डिपेंडेंट के लिए भी। अगर आपके डिपेंडेंट आपके साथ फ्लाई करने वाले हैं या अगर बाद में भी फ्लाई करेंगे तो भी आपको ये पूरी प्रोसेस उनके लिए भी करनी पड़ती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे डिपेंडेंट को मेरे साथ जाना था, तो मैंने जैसे ही मुझे मेरे ऑफिस से ये मेल आई कि मेरा जो है पिटिशन अप्रूव हो गया है, और मुझे अब आगे की प्रोसेस के लिए DS-160 और प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो मैंने वो प्रोसेस शुरू की। सबसे पहले मैंने DS-160 फॉर्म भरा। उसका जो वेबसाइट, जो पोर्टल लिंक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ये DS-160 मैंने अपने लिए और अपने डिपेंडेंट्स, दैट इज़ माय वाइफ और मेरे 2 किड्स, उनके लिए भी मैंने DS-160 फॉर्म भरा। DS-160 फॉर्म भरते टाइम का एक्सपीरियंस वो ये है कि जब आप DS-160 फॉर्म के इस पोर्टल को खोलते हैं तो ये नहीं खुलता है, और मैं 3-4 दिन तक लगा रहा। कभी अगर खुल भी गया बाई चांस तो वो क्विकली जो है टाइम आउट हो जाता है, और फिर वापस आप वहीं आ जाते हैं और फिर ट्राई करते हैं और वो खुलता नहीं है। बड़ी मुश्किल होती है। इसका जो सोल्यूशन है, अब इसका कारण क्या है आई डोंट नो, वेदर मे बी द ट्रैफिक विद इन द वर्किंग आवर्स, और मे बी सम अदर टेक्निकल रीज़न, आई डोंट नो। मैंने क्या किया, मैंने उन DS-160 फॉर्म्स को रात में भरा। रात को 11-12 बजे के आसपास मैं, और उस टाइम में बड़ा क्विकली खुलता है वो पोर्टल, और बड़ा आसानी से वो मैं फॉर्म भर पाया। DS-160 जब आप फिलअप करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें बिल्कुल जो डिटेल आप भर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी गैप ना हो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है और जो आप उसमें भरने वाले हैं उसके उसमें। और जितने जैसे डिपेंडेंट्स और मेरे अपने फॉर्म को मैंने डबल चेक किया भरने के बाद, और जब सब कुछ मुझे लगा कि ये सब कुछ ठीक, आपको सबमिट नहीं करना है अभी इनिशियली, उसको ध्यान से देखना है, उसको ड्राफ्ट करके रख लेना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल बनाना होता है। इस लिंक पे जा कर के आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है और अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल भरनी है। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट्स की डेट्स ले लेनी है। बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू दोनों की पेमेंट इसी पोर्टल पर होती है। और ये सब करने के बाद अब आप उसको एक बार री-वेरीफाई करके DS-160 फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अगर श्योर हैं कि डिटेल सब कुछ ठीक है तो आप भर सकते हैं। आपको वो नंबर, जो कोड वो आपको मिलता है, कंफर्मेशन कोड जो होता है, वो आपको नोट कर लेना है। वो आपको प्रोफाइल में ऐड करना पड़ता है हर एक जो जिनके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए, अपना भी डिपेंडेंट्स का भी। तो अब मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस जब मैंने प्रोफाइल भरा। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सिर्फ बोला था साइन अप करने के लिए कि आप साइन अप करो, और उसके बाद हम आएंगे और हम लोग पेयर, मतलब स्क्रीन शेयर करके आपके साथ हम डिटेल जो है वो वेरीफाई करके वो फॉर्म भरा देंगे। तो मैंने साइन अप कर लिया था अपने ऑफिशियल ईमेल से ही, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जो है वेट किया अपने उस टीम का, इमिग्रेशन टीम का, जो ये सब देखती है। और
नेक्स्ट डे पहली प्रॉब्लम तो वही है कि वो पोर्टल खुलता नहीं है। वो खुलने के बाद हुआ क्या कि मेरे को एक इशू आना शुरू हुआ। एक वो जो इशू है वो ये इशू है, आप इसको देख लीजिए, मैं इसको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। और ये बार बार आ रहा था। ये इसका इसका इसके सोल्यूशन को जानने के लिए मैंने कस्टमर सपोर्ट पे एक नंबर है, यदि आपको भी आवश्यकता होती है तो आप इस नंबर पे जो है आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट से। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा इशू फेस कर रहा हूँ, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से पासपोर्ट नंबर पूछा, पासपोर्ट नंबर मैंने उनको बताया। सिंस आई डिड नॉट फिल अप दैट पासपोर्ट इन दैट एप्लीकेशन फॉर्म, तो दे कुडंट हेल्प मी। उन्होंने मुझे बोला कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आपका इसमें प्रोफाइल है ही नहीं, वो आप पासपोर्ट से ही फिल्टर आउट करते होंगे। तो अब मैं और परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से थे और जिनका पिटिशन अप्रूवल मेरे से 3-4 महीने पहले आ गया था। तो वो इस पूरी प्रोसेस से 3-4 महीने पहले गुजर चुके थे। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा उन्होंने भी फेस किया था। तो कुछ नहीं है, एक नया प्रोफाइल बनाओ और उसमें तो डिटेल भर दो, एटलीस्ट पासपोर्ट नंबर ज़रूर ऐड कर दें। तो जब आप ये प्रोफाइल बनाएं तो अपना पासपोर्ट नंबर ज़रूर ऐड कर दें, तो जिससे कि वो सपोर्ट वाले आपकी हेल्प कर सकें, अदरवाइज़ वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी यही हुआ कि क्योंकि पोर्टल दिन में खुल नहीं रहा था, मैंने एक नया प्रोफाइल बनाया ऑफकोर्स। और उसके बाद मैंने अपने इमिग्रेशन टीम के साथ बात की, तो उन्होंने मतलब हम दोनों ही ट्राई कर रहे थे, इमिग्रेशन और मैं भी। तो वो पोर्टल जो है खुल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या फिलअप करना है। उसके बाद फिर मैंने वही नाइट में जाके वो सारी डिटेल भरी। उसके बाद उनको रिव्यू कराई वो सारी डिटेल। और जब सब कुछ ठीक रहा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हुई थी जब मैं ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था। तो एक बात तो ये कि जब मैंने अपनी वाइफ की डिटेल भरी तो उसमें डिटेल भरने के बाद कुछ इशू था, कोई बग था, तो वो डिटेल वहाँ शो नहीं हो रही थी। जो डिपेंडेंट्स की लिस्ट होती है ना, उसमें मेरी वाइफ की डिटेल आ नहीं रही थी। मेरे किड्स की डिटेल दिख रही थी लेकिन वो वाइफ की डिटेल नहीं दिख रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या रीज़न है। तो उसमें एक ऐड डिपेंडेंट का ऑप्शन भी होता है। अब ऐड डिपेंडेंट के लिए वो मांगते हैं जो आपका एक, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना तो आपकी एक आईडी बनती है, यू आईडी, जो टॉप कॉर्नर पे दिखती है, टॉप राइट कॉर्नर पे। अब वो आईडी मैंने नोट ही नहीं की थी। नोट इसलिए नहीं क्योंकि वो दिखा ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ, इंटरनेट टेक्निकल इशू कुछ हुआ उस टाइम पे, फ्लक्चुएट हुआ कि क्या हुआ कि वो ऐड नहीं हो पाया और वो आईडी मुझे पता भी नहीं चली। और इनफैक्ट वो जो आपके डिपेंडेंट होते हैं उनकी आईडी दिखाता भी नहीं है, आपकी आईडी दिखाएगा, वो आपका प्रोफाइल है। और मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ डिपेंडेंट, तो वो कहे कि ये तो सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये डिटेल आपका जो पासपोर्ट नंबर मेरी वाइफ का है और जो नाम है वो डिटेल उनके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, तो वो नया ऐड करने ना दे। पुराना मेरे का यू आई डी नहीं है और यू आई डी भी नहीं है और कोई डिटेल, मतलब मैं कैसे उसको फैच करूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। थोड़ा गूगल किया, फिर रियलाइज किसी ने कहीं किसी पोस्ट में मैंने पढ़ा है कि आप उसी सेम ईमेल आईडी से जो ईमेल आपने डाली थी अपने उसके टाइम पे, प्रोफाइल बनाते टाइम अपने जो डिपेंडेंट की डिटेल डालते हैं, तो आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर और नाम, ये सारी डिटेल भरते हैं। सेम डिटेल आपको उसी सेम पोर्टल पे जाना है, उसी सेम डिटेल के साथ साइन अप करना है। तो जैसे ही मैंने साइन अप किया, वो डिटेल जो डिटेल मैंने भरी हुई थी वो वहाँ थी, मुझे वहाँ से यू आई डी मिली वही टॉप कॉर्नर से। उस यू आई डी को लेकर मैंने डिपेंडेंट ऐड किया तो वो डिटेल वहाँ आ गई थी। तो ये एक सोल्यूशन है, अगर आप ऐसा फेस करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद जब पूरी डिटेल मेरी इमिग्रेशन टीम ने चेक कर ली, वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ओके था, तो फिर बात थी पेमेंट की। तो उसकी पेमेंट करी। जो वीज़ा, जो ये प्रोसेस, जो पूरा फीस होती है उसकी एक फ़ीस होती है। और उस पेमेंट को करने के बाद हम लोगों को बायोमेट्रिक के लिए एक डेट मिल गई थी जो कि अप्रैल में थी। हम अप्रैल में बायोमेट्रिक्स में आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी फ़ोटो होती है। तो हम
को चारों को ही जाना था, बच्चों को भी और हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को दोनों को जाना था और दोनों बच्चों को भी जाना था। तो हम लोगों ने वो अपॉइंटमेंट चारों के लिए ली और उसके बाद दूसरा अपॉइंटमेंट लेना था इंटरव्यू के लिए। तो एक और प्रॉब्लम मुझे प्रोफाइल में जो दिखी वो ये थी कि जब हम इंटरव्यू के लिए डेट लेने गए तो उसने कैलेंडर में हमें दिल्ली शो किया कि दिल्ली में आपका इंटरव्यू की डिटेल मिल रही है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि जो बायोमेट्रिक की हमें अपॉइंटमेंट मिली थी वो मिली थी हैदराबाद की। दिल्ली में हमें मिल रही थी इंटरव्यू की, तो वो जो कि मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ज़्यादा जो है दूर नहीं जाना है, तो हम इंटरव्यू दिल्ली में हो जाएगा। तो हमने दिल्ली सेलेक्टेड था बाय डिफ़ॉल्ट, हमने वो डेट सेलेक्ट की। वो डेट हमें मिली नेक्स्ट 1 डेढ़ महीने के बाद की मिली थी वो। मुझे याद नहीं है। अप्रैल में मिली थी हमें हैदराबाद के लिए। अप्रैल मई में 13 या 14 मई की थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो वो हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, जैसे ही कंफर्म किया डेट्स को, और हम नेक्स्ट पेज पे पहुँचे जहाँ पे ये डिटेल होती है कि आपका ये कंफर्म हो गया है, और डिटेल्स होती है, कंफर्मेशन नंबर आता है जिसमें वो फॉर्म जो आता है, जो फाइनल फॉर्म जो बनता है जिसको आपको डाउनलोड करके अपने साथ लेके जाना होता है। उस फॉर्म में जाके हमने चेक किया तो वो इंटरव्यू चेन्नई का निकला। जो हमने दिल्ली सेलेक्ट किया था वो चेन्नई का था एक्चुअली, वहाँ डिटेल में कि इंटरव्यू जो शेड्यूल हुआ है चेन्नई का हुआ है। तो ये दूसरा बग था। एनीवेज, चूँकि मुझे वहाँ यूएस से जो मेरा जो क्लाइंट है उनको मुझे जितना हो सके जल्दी वहाँ बुलाना था, तो उन लोगों ने जो है मुझे बिल्कुल भी मना कर दिया कि इसको रीशेड्यूल करने के लिए। रीशेड्यूल क्यों नहीं करना था? क्योंकि कुछ नहीं पता था कि अगली डेट अगर इसको कैंसिल करते हैं हम तो अगली डेट कब मिले। तो मेरी कंपनी ने मुझे एडवाइस किया कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, हम चेन्नई जाके इंटरव्यू दे के आ जाना। और अ, इस तरीके से हम लोगों ने उसको रहने दिया। बायोमेट्रिक जब आप जाते हैं तो मेरा हैदराबाद में था। स्मार्ट सिटी एक मेट्रो स्टेशन के अंदर उनका ऑफिस है, तो वहाँ पर मुझे जाना था और उसके लिए हम चारों गए और हमारे टिकट्स वगैरह हो गए थे। हम लोग एक दिन पहले वहाँ पहुँचे, क्योंकि सुबह 10 बजे जो हमारा था बायोमेट्रिक था। नहीं नहीं, हम लोग 2 बजे से था हमारा बायोमेट्रिक इंटरव्यू, हमारा 10 बजे से था। लेकिन बायोमेट्रिक जो थी हमारी 2 बजे से थी। 2 बजे हमारा टाइम था, पहुंचना था, रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे था दिन का। तो हम फिर भी एक दिन पहले शाम को, क्योंकि फ़्लाइट हमारी जो जो हमने फ़्लाइट्स की डेट और टाइम चेक किया तो कोई भी फ़्लाइट ऐसी नहीं थी जो हमें 2 बजे जो हम आराम से वहाँ पहुँच सके 2 बजे तक। अ, तो हमने एक दिन पहले फ़्लाइट ली थी, तो हम एक दिन पहले जाने के बाद वहाँ एक होटल में रुके और अ, अगले दिन सुबह तैयार होकर के, रेडी होकर के 2 बजे से पहले हम वहाँ पहुँच गए थे। आपको जब आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना, जब आपको अपॉइंटमेंट पे जाना है, जब आपको जो समय आपको दिया गया है उससे आप आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएँ। आई वुड रिकमेंड दैट। और आधा या 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएँ। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक जो कंफर्मेशन आपको जो मिला था जब आपने पेमेंट की थी, उसके बाद एक कंफर्मेशन आपको डिटेल एक पेज मिलता है जिसमें आपके आपके डिपेंडेंट्स की डिटेल होती है, वो लेके जाना है। DS-160 आपको लेके जाना है। सबमिट करने के बाद जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वो डिटेल DS-160 की प्रोफाइल में ऐड करते हैं, तो वो प्रोफाइल सबमिट करने के बाद उसका जो आपको प्रिंट लेना है और प्रोफाइल का भी एक प्रिंट लेना है, अपना और अपने डिपेंडेंट्स का, ये 2 पेपर, और तीसरा पासपोर्ट। अगर आपका कोई पासपोर्ट एक्सपायर हो रखा है तो आपको उसे भी लेके जाना है। मतलब आपके पासपोर्ट पिछला अगर यदि है, अपना जो एक्सपायर जो नॉन एक्सपायर्ड है, मतलब जो आपका करंट जो पासपोर्ट एक्टिव पासपोर्ट है वो,
सेम आपके डिपेंडेंट्स का। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट, कन्फर्मेशन नंबर जिस पे लिखा रहता है कन्फर्मेशन पेज, और DS-160 कन्फर्मेशन। आपको मैंने ये 3 डॉक्यूमेंट जो है अपने अपने और अपने डिपेंडेंट्स के लिए बिल्कुल संभाल करके, उसको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। आप जब जब जाते हैं वहाँ पर, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखने हैं। और जब आपका स्लॉट, जब वो टाइम हो जाएगा, वो आपको वहाँ पे वो अनाउंस कर देते हैं कि ये वाले ये बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर भी वो लोग वो नोटिस लगाते रहते हैं कि ये स्लॉट वालों की लाइन यहाँ पे लग रही है। तो आप अपने देख उस पर नोटिस पर ध्यान रखिए। वो हम हैदराबाद में थे, तो मेरा 2 बजे का स्लॉट था, और 2 बजे का स्लॉट वालों का जो है, उन लोगों ने 1:30 बजे वाले स्लॉट के साथ ही हम लोगों को भेज दिया था। वो कुछ हैदराबाद में आके अनाउंस कर देते, जो हमें समझ में आया नहीं वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो हम तो 2 बजे का ही वेट करते रहे, हम ठीक 2 बजे ही वहाँ पहुँचे स्लॉट और लाइन पे। वो अदरवाइज़ हम 1:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ, और वहाँ वेट करते रहे, बैठे रहे एक तरफ। अब वो उसने कब अनाउंस किया अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो हमें समझ ही नहीं आया। हम जिनको समझ आया वो चले गए हमसे पहले। जब हम वहाँ 2 बजे पहुँचे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो तब वो हमें समझा रहा है कि ये मैं अनाउंस किया था और आप लोग आए नहीं, तो 2 बजे वालों को स्लॉट को तो तुमने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। मतलब ऑल्दो हाँ, मतलब पॉइंट ये है कि हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, जो कि कम हो सकता था। एनीवेज, तो हम हम जब अंदर जा रहे थे तो गर्मी बहुत थी, पहली चीज़। हैदराबाद में बहुत गर्मी थी। अ, और बच्चों की भी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, छोटे थे, क्योंकि लाइन में बहुत देर तक खड़े रहते, और वो लाइन वहाँ पे शीशा है, और रोशनी जो है धूप की सीधे उस लाइन पे पूरी पे पड़ रही थी। तो मेरी बेटी को मतलब वोमिटिंग वगैरह भी हो गया था वहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसके हिसाब से प्रिपेयर, अगर बच्चे साथ हैं तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाएँ। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी एंट्री थी, उसी टाइम मेरी बेटी को वोमिट हो गया, और हमारा और डिले हो गया 15-20 मिनट। तो एनीवेज, फिर उसके बाद जब हम अंदर गए, उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। पहले आप जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं काउंटर में। उसके बाद वो आपके पासपोर्ट पे एक एक बार कोड पेस्ट कर देते हैं। उस बार कोड को आपको ध्यान से संभाल के रखना है, उसको फाड़ना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, वो इंटरव्यू में स्कैन होता है। तो वहाँ उन्होंने वो हमारे सारे पासपोर्ट से वो लगाए। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी लाइन में हमें बोला कि इधर आप लाइन में लग जाइए। हम उस लाइन में लगे रहे। वहाँ पे 7-8 काउंटर थे, वो लाइन बारी से के करके लोगों को एक एक काउंटर पे भेज रहे थे। तो मैं, क्योंकि हमारे साथ मेरे 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को मेरे साथ और एक बच्चे को मेरी वाइफ के साथ उन्होंने हमें साथ भेज दिया। तो उसके बाद हमारा उन्होंने बायोमेट्रिक्स हुआ। एक डॉक्यूमेंट्स उनके पास होता है जो उन्होंने लगाया रहता है वहीं पे, आपको अलग अलग लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है उसमें। तो आपको जिसमें भी कन्वीनियंट हो, आपको उसे पढ़ना होता है उनके सामने। हाँ, तो वो मतलब किड्स के लिए नहीं होता है, किड्स को नहीं पढ़ना होता है वो। तो वो उसको मैंने और मेरी वाइफ ने अपने अपने काउंटर पे उसको पढ़ा। उसके बाद आपकी फ़ोटो होती है, फ़ोटो के बाद आपकी फिंगरप्रिंट्स, पहले ये, फिर ये, और फिर थंब। उसके बाद होने के बाद फिर मेरे जो मेरा बेटा मेरे साथ था, तो फिर सेम यही उसके साथ हुआ, फ़ोटो हुई। बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं होता है, तो बच्चे की फ़ोटो हुई, और उसके बाद जो है फिर बोला कि ठीक है अब आप जाइए, आपका हो गया। तो हमें अ, उस ऑफिस में जब एंट्री करने और एग्ज़िट करने में 15 मिनट लगे होंगे। 15 मिनट में हमारी फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक सब हो गई। बाहर जितनी लाइन थी, अंदर उतना कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हम गए और इधर से घुसे, और इधर से जाके एकदम से 15 मिनट में जो है सारा काम हो गया, और हम बाहर आ गए। उसके बाद हम अपने होटल गए। होटल जाने के बाद अगले दिन सुबह उठ के और अपना जो है हम फ्लाइट पकड़ी और घर आ गए। अब इंटरव्यू, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप वहाँ लेकर गए थे, अब इंटरव्यू में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट रखने होते हैं।
खासकर जो H1B जिसका है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है, अपने वर्किंग एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंस लेटर, है ना, और अपने जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने होते हैं। आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लेके जाने होते हैं। फिर जो वर्क वीज़ा है उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको, जो क्लाइंट लेटर है और सपोर्ट लेटर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है लेके जानी होती है। तो मेरी जो फाइल है वो इतनी मोटी हो गई थी, उसमें मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। मेरी सैलरी सर्टिफिकेट, मेरा ITR जो लास्ट 2 इयर्स की जो थी वो भी थी, फॉर्म 16, और जो बहुत एक लंबी लिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, जिन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने जो है उसमें इकट्ठा करा। अर्ली ईजी एक्सेस के लिए मैंने उसमें जो है स्टिकी नोट्स लगा के हर पेज के जिस पेज जिस जगह पे जो डॉक्यूमेंट रखा है उसका वो स्टिकी नोट, जिससे कि वहाँ टाइम ना लगे। आपको वहाँ पे टाइम का बड़ा ध्यान देना होता है। इंटरव्यू में आपको 2 मिनट में आपका इंटरव्यू होता है, 2 मिनट में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जिस इंटरव्यूअर का। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि आप उसका टाइम खराब ना करें, क्योंकि यहाँ किस बात पे आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए, आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए, नो वन नोज। तो वो सब प्रिपरेशन जो है, मैंने कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, कुछ मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बताया, कुछ वो लोग, उन लोगों को आइडिया होता है कि क्या होता है, तो वो आपको बताते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग आपके साथ कुछ मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी शेड्यूल करते हैं, तो वो सब हुआ मेरे साथ भी। आपके डिपेंडेंट, अगर आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल, जो जो डिपेंडेंट हैं और जो बच्चे नहीं हैं, उनका इंटरव्यू होता है। तो आपकी स्पाउस अगर, मतलब उनका भी इंटरव्यू हुआ तो उनको भी प्रिपेयर करना होता है। आपकी स्पाउस को पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, आपकी कंपनी क्या है, वो सारी डिटेल जो है वो होनी चाहिए। तो हम लोगों का ये सब कुछ रेडी करा। डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स भी, आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखने होते हैं, सारी डिटेल रखनी होती है। जब हम चेन्नई पहुँचे तो हमारा जिस दिन इंटरव्यू था उससे एक दिन, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में था हमारा, तो 10 बजे टाइम था, तो हम एक दिन पहले जो है चेन्नई पहुंच गए थे। और हमारे साथ तो एक हमारी फ्लाइट जो थी वो वाया लखनऊ थी, मतलब पहले उसने लखनऊ जाना था, उसके बाद लखनऊ से कुछ पैसेंजर लखनऊ उतरने थे, फिर वहाँ से नए कुछ बोर्डिंग होने थे, उसके बाद फिर वो चेन्नई के लिए वहाँ से उड़नी थी। तो वो इंडिगो की फ़्लाइट थी, और मेरे लाइफ में मैं कई बार फ्लाइट से इधर उधर मेरा आना जाना हुआ है, और मैं ज़्यादातर टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे इंडिगो ही प्रीफर करता हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा उस दिन इंडिगो से मतलब ऐसा हुआ कि बहुत पक गए। उन लोगों ने फ़्लाइट उड़नी थी यहाँ से, मेरे होम टाउन से, देहरादून से, वो 4 घंटे डिले करी। 3 बज के 40 मिनट पे फ़्लाइट को यहाँ से फ्लाई करना था, टेक ऑफ करना था, और फ्लाइट आई ही 8 बजे। उसके बाद आने के पर कुछ तो ये भी कह रहे थे कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, तो मेरा तो मुझे लगा बस हो गया। तो एनीवेज बहुत लोग थे वहाँ पे जो उस फ्लाइट से लखनऊ और चेन्नई जाने वाले थे, तो जो वहाँ ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने बोला नहीं, कैंसिल तो नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उन लोगों का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आएगी, डिले है लेकिन आएगी फ्लाइट। फ्लाइट आई, उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हुई, फिर बोर्डिंग होने के बाद फिर वो वहाँ से उड़ी। उड़ने के बाद वो लगभग 50 मिनट या 1 घंटे में लखनऊ पहुँची, और लखनऊ लैंड करने के बाद फिर वो कुछ उनका टेक्निकल इशू हुआ। मतलब बोर्डिंग हो गई, उसके बाद भी वो 1.5 घंटे खड़ी रही। रीज़न कि जो पायलट थे वो ड्रंक थे या पता नहीं क्या, कोई टेस्ट बोल रहे थे वो लोग। अब मैंने खुद जाके बात की उनसे, जो एयर होस्टेस होती है, मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे बोर्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कुछ किसी टेस्ट के बारे में बता रही थी कि ये टेस्ट होना है, जो एक वो है, प्रोटोकॉल है, और वो टेस्ट करने के लिए पायलट जा रखे हैं, और उसके आते ही एकदम हम लोग जो है फ्लाई कर जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद सब लोग, मैं अकेला नहीं, मतलब बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, छोटे बच्चे थे, बहुत टाइम से हम लोग क्योंकि देहरादून में भी वेट करते रहे, फिर बहुत बहुत हौस पौस हो गया था सब कुछ। फिर
फाइनली पायलट्स आए। चेन्नई के लोग इसमें बड़ा अच्छा, मतलब मुझे एक ये लगा। जैसे ही पायलट आए तो उसमें मैक्सिमम लोग चेन्नई के थे, तो वो चेन्नई की जो भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं वो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। इंग्लिश वो लोग बोलते हैं, जो अगर आप उनकी भाषा नहीं बोलते हैं तो वो इंग्लिश में आपसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही पायलट आए सब लोगों ने क्लैपिंग की बहुत। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फिर भी मतलब एक मैसेज था शायद, प्रोबेबली पायलट्स के लिए, कि भैया आप डिले आए हो, देखो लेट आए हो। तो उसके बाद जो है सब कुछ प्लेन जो है पूरा वो बंद कर देते हैं, उसका दरवाज़ा वगैरह लॉक करके जो है रनवे पे ले आते हैं। और आते ही पायलट जो है अपोलोजाइज करता है, और उसके बाद वो बोलता है कि सॉरी डिले करने के लिए, और हम अगले 10 मिनट में जो है फ्लाई कर जाएंगे, टेक ऑफ कर जाएंगे। फिर हम लोग रनवे पे जाते हैं और जो है उड़ जाते हैं। तो जो फ्लाइट मेरी चेन्नई में 8 बजे या 9 बजे लैंड होनी थी, वो 1:30 बजे लैंड हुई रात को। 1:30 बजे लैंड होने के बाद अब फिर वहाँ से उबर की अब अच्छा, चेन्नई जब इंटरव्यू के लिए गए हम, तो हम वाइफ मेरी वाइफ और मैं दोनों थे, बच्चे नहीं थे। बच्चे अपने घर दादी दादा के पास ही थे। रीज़न कि इंटरव्यू में छोटे बच्चे ज़रूरी नहीं है ले जाने, आप उनके पासपोर्ट और उनके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और फिर कैब बुक करी रात को 1:30 बजे, और लगभग आधा पौन घंटे में हम लोग मेरे होटल, जो होटल बुक करा हुआ था, उनका भी मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था कि भैया आप आओगे आओगे कि नहीं आओगे। तो उन्हें मैंने भी 2-3 बार फ़ोन करके बोला कि डिले है, मेरी फ्लाइट डिले है, मैं 10 बजे तक पहुँचूँगा। फिर दोबारा फ़ोन किया कि मैं 11 बजे तक पहुँचूँगा। फिर चूँकि फ्लाइट में था तो फिर फ़ोन नहीं कर पाया। फिर मैंने कहा देखी जाएगी अब जो हुआ। हम होटल पहुँचे तो लगभग 2 सवा 2 बज रहे होंगे। तो उसने कहा हाँ आपकी बुकिंग है और आपका ठीक है रूम है यहाँ पे। फिर हम लोग अपना रूम में गए और सो गए। सुबह अलार्म लगा के 6 बजे का, 6 बजे उठे, फटाक से रेडी हुए, और 9 बजे तक हम जो है बिल्कुल रेडी हो गए, बाहर आ गए गेट पर। जब आप इंटरव्यू या बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, अगर आप बायोमेट्रिक के लिए हैदराबाद जा रहे हैं, तो वहाँ लॉकर की फैसिलिटी है। आप अपने सामान को लॉकर में रख करके चाबी अपने साथ ले करके जा सकते हैं। आओ वापस, 100 रुपये चार्ज होता है उनका एक लॉकर का। अपना सामान वापस लो, चाबी उनको दो, 100 रुपये दो, और अपना ठीक है। वो वहाँ प्रॉब्लम, चेन्नई में आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ये मुझे मेरे ऑफिस ने पहले ही बता दिया था, और मैंने जो रिसर्च मैंने खुद से की थी उसमें भी मुझे ये पता चला कि चेन्नई में लॉकर सुविधा नहीं है। इसीलिए आपको अपना सामान, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपके स्मार्ट वॉच है या मोबाइल है या इस तरह का कोई भी गैजेट है, उसको आपने साथ नहीं लेके जाना है, होटल में ही छोड़ के जाना है। तो मैंने क्या किया, कैब बुक की, उसका वो कोड जो है वो नोट किया और कैब बुक कर दी। कैब बुक करने, उस कैब में बैठा, उसे वो कोड दिया, उसने हमें वहाँ छोड़ दिया था। और उसके बाद हम, एक क्यू है वहाँ पे, बहुत लंबी क्यू है। आपको जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर चेन्नई जा रहे हैं तो आपको लगभग 1 घंटा पहले पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक बड़ी लंबी लाइन होती है। आपका 2 जगह पे 3 जगह पे चेकिंग होती है, उसमें टाइम लग जाता है। तो आप इंटरव्यू में जब पहुँचेंगे तो आप टाइम से पहुँच सके, इसलिए 1 घंटा पहले पहुँच जाइए। हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। 9 बजे तक हम, मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग 9 बजे निकल गए थे, और 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। तो सवा 9 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। हम लोग गए वहाँ पे इंटरव्यू, जहाँ डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, तो डॉक्यूमेंट जो पेपर मैं जो मैंने लेके गया था बायोमेट्रिक के लिए, उनमें उन सारे पेपरों के साथ मैंने अपने बाकी के कागज पेपर भी रख लिए थे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन दो मिलते हैं। ओएफसी जब आपके बायोमेट्रिक का कंफर्मेशन और इंटरव्यू का कंफर्मेशन अलग होता है। आपको इंटरव्यू के कंफर्मेशन में इंटरव्यू का कंफर्मेशन ले जाना है, ओएफसी में ओएफसी का। हुआ क्या कि मैं वो इंटरव्यू का कंफर्मेशन रखना भूल गया, वही कंफर्मेशन ले गया जो वहाँ का था। मुझे ये लगा ही नहीं कि वो, मतलब वो दूसरे फाइल में मैंने रखा है, मुझे लगा मैं इसी में रखा है साथ में। अब वहाँ जाके उसने कहा इसमें तो इंटरव्यू कंफर्मेशन ही नहीं है। अच्छी बात ये थी कि अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो उसने कहीं फ़ोन किया, उसने पूछा कि, उसने मेरे जो पासपोर्ट के पीछे वो बायोमेट्रिक के टाइम पे वो पेस्ट किया था, उसने उस नंबर को उसे बताया किसी को फ़ोन करके।
और उसने वहाँ से कंफर्म किया कि हाँ इन चार चार लोग हैं ये, और चारों का इनका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो उसने पूछा कि तुम दो ही आए हो, किड्स नहीं आए? मैंने कहा नहीं, वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लाए? उन्होंने कहा हाँ डॉक्यूमेंट्स लाए हैं। ठीक है, अंदर चले जाओ। फिर हम गए। फिर वहाँ आपके जो स्मार्ट वॉच और ये मोबाइल जो है पूरी चेकिंग होती है कि आपके पास कुछ ऐसा सामान तो नहीं है। तो हम लोग लेके ही नहीं गए थे, वो भी अपना होटल में छोड़ के आए थे लॉकर में। और उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे, और फिर उन्होंने वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जगह पे इंटरव्यू हो रहे थे। तो हमारा H1B था, तो हमें उन्होंने बोला कि इधर चले जाओ आप, दूसरी बिल्डिंग में हो रहे थे। तो हम उस बिल्डिंग में गए, वहाँ भी एक लंबी लाइन थी, उसमें लग गए हम लोग भी। फिर वहाँ वो जब हमारा नंबर आया तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ही काउंटर पे जाना था। आपके डिपेंडेंट जो आपके साथ जा रहे हैं उनका अगर वो इंटरव्यू सेम है तो उनका एक ही वो अच्छा रहता है, वो इजी होता है। आपके साथ आपके डिपेंडेंट का इंटरव्यू एक साथ ही हो जाता है। अदरवाइज आप अलग अलग जाएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कई बार, तो उस इंटरव्यू को क्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस, मतलब जो मुझे लगा, ऐसा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो वो एक मैडम थी, लेडी थी, जो जिन्होंने इंटरव्यू लेना था हमारा। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पहले तो मेरा I-797 या I-97 वट एवर इट इज़, वो उन्होंने मांगा, और पासपोर्ट मांगे, तो मैंने दे दिया उनको। मेरे से दो क्वेश्चन पूछे, क्लाइंट का नाम बताओ, हु इज़ योर क्लाइंट, और दूसरा क्वेश्चन था व्हाट्स योर जॉब टाइटल। और मेरी वाइफ से चार क्वेश्चन पूछे। मेरे हमारी शादी कब हुई थी, मेरे बच्चों की एज क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ, ऐसा ही कुछ कंपनी के बारे में भी थे एक दो क्वेश्चन। और अ, मेरी वाइफ को थोड़ा कम्युनिकेशन इंग्लिश उतना ज़्यादा जो है नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। तो अ, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे से उसको टैकल किया और उसको आंसर किए। और फाइनली सी शर्ट उन्होंने एक कंप्लेंट दी, जिसमें जो आपके राइट्स होते हैं यूएस में वो क्या होते हैं वो देते हैं, वो दी, और बोला कंग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। और पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रखे, और हमने कहा कि जाओ। बस उसके बाद हम वापस होटल आए। होटल आकर के फिर हमारी सेम डे फ्लाइट थी 3 बजे वापस वापसी की। और वहाँ थोड़ी सी देर हम रुके, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद हम जो है वहाँ से एयरपोर्ट जाके लॉन्च में खाना खाया। और हमारी फ्लाइट 20 मिनट डिले थी वहाँ से, चेन्नई से। तो दैट्स फाइन, 20 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम दिल्ली दिल्ली तक थी वो फ्लाइट। दिल्ली जो है ऑन टाइम पहुँच गए थे। दिल्ली से हमने ट्रेन बुक की भी थी। हमने अपना जो टाइम ड्यूरेशन था, मुझे सिर्फ डर ये था कि अगर फ्लाइट डिले हुई तो ट्रेन में सोने के चांसेस हैं, जो कि नहीं हुआ। वापसी में 20 मिनट डिले ज़रूर थी, लेकिन लैंड वो अपने टाइम पे करी। उसके बाद हम बड़े आराम से जो है वहाँ से कैब बुक करी, और हम जो है रेलवे स्टेशन पहुँचे। और आराम से जो है हमने बैठ गए थे बहुत आराम से। और फिर हम जो है अपना सुबह जो है, रात भर ट्रेन वो चल के चली, और हम सुबह जो है अपना टाइम से घर पहुँच गए थे। तो ये सब कुछ हुआ। अब 3 4 या 5 दिन में आपका जो है वीज़ा, जो जो आपके पासपोर्ट्स हैं उन पे वीज़ा का एक वो लगा देते हैं, एक पेज पे पूरा वीज़ा प्रिंट कर देते हैं। तो वो सारे पासपोर्ट मेरे और मेरे किड्स के पासपोर्ट, मेरी वाइफ के पासपोर्ट जो आने थे, और वो दिल्ली पे पिकअप पॉइंट मैंने जो है वो घर भी हम मंगा सकते हैं। जब आप प्रोफाइल सबमिट भरते हैं तो उसमें वो पूछते हैं आपसे कि आपको पासपोर्ट कहाँ चाहिए। जब वो प्रिंट होके आते हैं पासपोर्ट अप्रूव होके आते हैं, तो आप उसे अपने घर के एड्रेस पे भी बुला सकते हैं, लेकिन उसका 850 रुपये एक पासपोर्ट का चार्ज आपको देना है। मुझे दिल्ली जाना ही था किसी और काम से भी, तो मुझे लगा कि जब मैं जाना ही है तो दिल्ली पिकअप पॉइंट उनका वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 4 पासपोर्ट थे और मुझे जाना ही था, तो मैंने जो है पिकअप पॉइंट जो है दिल्ली को चूज़ कर लिया था। मैंने अपने घर पे नहीं मंगाए थे, आप वो मंगा सकते हैं। तो मैंने फिर जब मैं गया, मेरे में कंफर्मेशन मेल आई कि SMS आएगा कि आपके पासपोर्ट जो है रेडी टू पिकअप।
ऐसा कुछ मैसेज आएगा, ईमेल भी आएगी, आप उसको ध्यान से जब वो आ जाए तभी आप जाए। तो पिकअप पॉइंट था मेरा शिवाजी स्टेडियम रेलवे जो मेट्रो स्टेशन है वो। तो मैं 3 बजे यहाँ से बैठा बस में और शिवाजी स्टेडियम पहुँचा। वहाँ भी एक केस हुआ कि मुझे ये लगा कि चूंकि जो एप्लीकेंट जो मेन एप्लीकेंट वो मैं हूँ, तो मुझे मेरे डिपेंडेंट्स के पासपोर्ट वो लोग दे देंगे। लेकिन होता क्या है कि वो लोग नहीं देते हैं। वो अगर आपके किड्स जो है अंडर एज है तो वो आपको उनके पासपोर्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी वाइफ का पासपोर्ट उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। ये पासपोर्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें आपके लिए ऑथोराइज या तो ऑथोराइजेशन लेटर लेके आओ, या आप उनको खुद भेजो, वो खुद आए। तो मैंने अपने ऑफिस को बताया, अपने ऑफिस को फ़ोन किया, उन्होंने ये तो मेरे को दे ही नहीं रहे हैं, तो मेरे को दोबारा आना पड़ेगा या तो ले ले। तो फिर उन्होंने बोला इसका कोई और रास्ता है नहीं, अब या तो आप ऑथोराइजेशन लेटर लेकर आइए, या फिर आप उनको खुद लेकर आओ। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मैंने एक भी पासपोर्ट ले लिया, चारों को चारों छोड़े। फिर मैं अपना जो काम करना था और दूसरा जो काम था वो किया, वापस घर आया। फिर दोबारा ऑथोराइजेशन लेटर लेकर के यहाँ से साइन वाइन करा के दोबारा गया 1-2 दिन बाद, तब वो लेकर आया। तो ऐसा हो जाता है। मतलब ये आपकी जानकारी के लिए कि यदि अगर आपको किसी का भी पासपोर्ट लेना है, अपने किसी परिचित का, भाई का, किसी और का, तो आपको ऑथोराइजेशन लेटर, उनकी आईडी की किसी एक आईडी, आधार कार्ड या कुछ ऐसा कोई आईडी कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उनको सबमिट करनी होती है। ऑथोराइजेशन लेटर, जिनका पासपोर्ट आप ले रहे हैं उनकी आईडी की फ़ोटोकॉपी, और अपनी आईडी की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जानी है। तो फिर वो आपको दे देते हैं पासपोर्ट। तो ये सब था। अब अप्रूव्ड वीज़ा जो है मेरे पास है। जल्दी हम लोग यूएस के लिए फ़्लाई कर जाएंगे। फ़्लाई करने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं फिर शेयर करूँगा आपके साथ। फ़िलहाल तो यही सब कुछ था। धन्यवाद।